अब इसके बाद जो अपन ने न्यूमेरिकल्स किए, इसी की कॉन्टिन्यूटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टाइप। इसमें क्या होता है, एक फोटोन 2 या 3 फोटोन्स में टूट रहा है। सही मायनों में फोटोन टूटता नहीं, कोई प्रोसेस होता है जिसमें फोटोन एब्जॉर्ब होगा और उतनी ही एनर्जी के नए फोटोन्स क्या होंगे, री एमिट होंगे। तो अपन क्या है, हेडिंग लिखते हैं अपन, एब्जॉर्प्शन ये है, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का टाइप है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, फोटोन का एब्जॉर्प्शन है। आप ध्यान से समझें, मान ले नियॉन गैस है, नियॉन गैस ने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया और री एमिट किए उसने कुछ फोटोन्स, ठीक है। देखो प्रोसेस क्या है, आप समझना प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि भाई फोटोन के एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला गया, सर्टेन अमाउंट का फोटोन एब्जॉर्ब होगा, हायर से वो वापस लोअर में आया, तो ड्यूरिंग लोअर में आने में वो क्या है, अलग अलग एनर्जी लेवल से होता हुआ आया, तो उसने कई फोटोन्स को री एमिट किया। तो वो कहता है इसमें क्या है, किस तरीके से थ्योरी लगेगी उसको समझते हैं, या अपन एक सिंपल वे में इस बात को करते हैं कि मान लो ये था अपने पास एनर्जी लेवल था, कोई ई एनर्जी लेवल था, E1 बोल दें। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व, फोटोन को एब्जॉर्व करके ये क्या है, हायर में चला गया, हायर से क्या है फिर लोअर में, इस तरीके से आया, 2 तरीके से। तो अपन ये कहेंगे ये जो टोटल एनर्जी E है और ये E1 E2 एनर्जी है, ये क्या होगी, E इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। या फिर अपन सीधा सा कंसेप्ट लगाएं, भाई इस फोटोन की एनर्जी कितनी थी, E थी, इसको ये जो फोटोन है ये वापस री एमिट हो रहा है, ये या यूँ कहें आसान शब्दों में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोटोन 3 फोटोन्स में टूट रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अपन कंसेप्ट क्या लगाएंगे, अपन लगाएंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश। E की जगह आप H न्यू लिखोगे तो H न्यू 1 प्लस H न्यू 2 प्लस डैश डैश, तो न्यू इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2 प्लस डैश, तो ये आ जाएगा। फिर अपने को पता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होता है, या एच सी न्यू बार, तो न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बार 1 प्लस न्यू बार 2 प्लस ये आ जाएगा। हाँ, लेमडा का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, E की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा, तो एच सी अपॉन लेमडा 1, एच सी अपॉन लेमडा 2, तो जो फाइनली फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आने आपको सारे ही चाहिए, ये वाला फार्मूला भी आपको आना चाहिए। पर ख़ास बात क्या है, इस पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, नीट, आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस सभी में आ चुका है, ठीक है। तो आप देखें क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, क्वेश्चन ये है, हीलियम गैस एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर एंड री एमिट 2 photons, 1 photon has wavelength equal to 600 nanometer, then calculate the wavelength of other photon। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक फोटोन भाई एब्जॉर्ब किया 300 नैनोमीटर का, 2 फोटोन री एमिट किए, तो बस यही थ्योरी चल रही है तब से। तो अपने पास सीधे सॉल्यूशन में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा, ये आपके पास 300 था, ये आपके पास दूसरा कितना आ गया 600 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। तो इसमें जब आप वैल्यू को रखोगे तो ये बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू को रखने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा टाइप है, मतलब अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं और आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर इसी को आगे बढ़ाते हैं। फोटोन से रिलेटेड ही एक और इम्पॉर्टेंट बात, देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन,
मोमेंटम में मास आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट कहता है सर फोटोन को तो जनरली मासलेस एनर्जी पार्टिकल बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर अगर उसने फोटोन का मोमेंटम पूछा हुआ है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो आप देखें हेडिंग है अपने पास मोमेंटम ऑफ फोटोन। अपने को पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मास है तो जो एनर्जी आएगी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आएगी। E इज इक्वल टू एम सी इंटू सी कर दिया अपन। ये आपके पास क्या आ गया, जो एम सी है ये मोमेंटम आ गया, तो E इज इक्वल टू पी सी आ गया, P इज इक्वल टू ई बाई सी। तो ये फॉर्मूला आता है आपके पास। एनर्जी आपको जूल में लेनी है, ये मीटर पर सेकंड में लेनी है। देखो है आसान सी बात, पर ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर जनरली एग्ज़ाम में एक छोटी सी बात पूछ ली जाती है तो जल्दी से स्टूडेंट के दिमाग में ये बात नहीं आ पाती है। आप देख लें अगर मोमेंटम मास की, क्योंकि इससे पहले जो भी एनर्जी की टर्म्स आ रही थी उन सब के अंदर E इज इक्वल टू एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, या फिर एच सी न्यू बार, तो कहीं मास की बात नहीं थी। अगर मोमेंटम की बात कर रहा है तो फोटोन की एनर्जी इस फॉर्मूले से लेनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन ये है आपके पास, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विथ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। सॉल्यूशन देखें आप, देखो या तो सीधे फॉर्मूला या अपन शुरू से, भाई मैंने कुछ याद नहीं किया तो एम मोमेंटम की बात है, E इज इक्वल टू एम सी इंटू सी आ गया, ये P आ गया, E इज इक्वल टू P इंटू सी आ गया, P इज इक्वल टू ई बाई सी आ गया। अब बात करें अपन P इज इक्वल टू ई बाई सी की, एनर्जी 10, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड में। तो देखो इसमें कोई पंगा नहीं है, ये तो एम के एस में चल रहा है। अपने को पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, P इज इक्वल टू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा, जूल, ठीक है। और यहाँ पर ये जूल में आ जाएगा और ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ये मीटर आ जाएगा, ये सेकेंड आ जाएगा। तो इस यूनिट में मोमेंटम आ जाएगा एम के एस में, ठीक है। तो इस तरीके से एक आसान सी बात सॉल्व होगी। आगे देखते हैं। तो उनके डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स थे। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल था, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड्स था, उसी में अपन आगे बात कर रहे हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो इन सब की कैलकुलेशन करेंगे। तो अपन देखते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, देखो इसके कुछ पास्टुलेट्स थे। तो सबसे पहला था इलेक्ट्रॉन मूव्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट in which its angular momentum is multiple integral of h upon 2 pi। तो देखो पहला पास्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट, मतलब ऐसा ही ऑर्बिट्स फिक्स हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये जो फॉर्मूला आता है अपने पास, ये आता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम mvr और nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है आपके पास, मोमेंटम ये होता है m इंटू वी। जब अपन सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं तो m की जगह क्या ले लेंगे i, v की जगह क्या ले लेंगे ओमेगा, तो m r स्क्वायर और ये क्या आ गया v बाई आर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाता है mvr, ठीक। तो ये तो अपन ने एंगुलर मोमेंटम की बात कर ली, एंगुलर मोमेंटम, ठीक। एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए 1h, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो h अपॉन 2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो 2h अपॉन 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो 3h अपॉन 2 पाई, ऐसे। वो कहता है आपको इस बात से क्या समझाना चाह रहा है कि
1.2 h/2 ऐसा कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करता है। ये खास है इस बात का, ठीक है। सेकंड नंबर अपन बात करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर पाथ then strong electrostatic force between electron and nucleus is balanced by upward force due to motion in circular path। देखो अब क्वेश्चन ये उठता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, टोटल जो चार्ज आएगा पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके कारण अट्रैक्ट हो जानी चाहिए, नीचे आ जानी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है, फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो कह रहा है एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लगता है। सर्कुलर पाथ में जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है, क्या इक्वेशन आती है, उसकी अपन बात करेंगे। पहले आप एक चीज़ देखें, इसको अपन नाम दे रहे हैं कि जो पास्टुलेट की फर्स्ट इक्वेशन थी mvr इज इक्वल टू nh/2π। फिर अपन इसके बाद क्या है, सेकंड इसकी इक्वेशन की बात करेंगे, देखते हैं अपन। तो आप देखें सेकंड इक्वेशन कैसे आती है। ये देखें, अगर मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, प्रोटॉन कितने होंगे 11, तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो अपन बात करेंगे इस पे जो न्यूक्लियस पे चार्ज आ जाएगा वो तो Ze के इक्वल आ जाएगा। ये प्रोटॉन के नंबर से, और एक प्रोटॉन पे चार्ज किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल। ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स आएगा। अपने को पता है जो फोर्स की वैल्यू आती है वो K/Q1/Q2/r² आती है। तो K/Q1 ये तो E आ गया, ये आपके पास Ze चार्ज आ गया अपॉन r², तो F इज इक्वल टू KZe²/r²। तो ये वाली इक्वेशन आ गई अपने पास। अपने को पता है कि जब सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है mv²/r। ये फोर्स वेलोसिटी ये होती है, इसके ये वेलोसिटी होती है। तो अब आप ध्यान देंगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे। तो अपन एक इक्वेशन बना सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू Kze²/r²। r कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो mv² इज इक्वल टू Kze²/r। ये अपने पास मैथमेटिकली सेकंड इक्वेशन आ गई। अभी इसको अपन रेडियस वेलोसिटी के डेरिवेशन में काम में लेंगे। आगे देखिए हम, जो थर्ड पास्टुलेट था, ये बकायदा इतना आसान सी बात भी इवन क्वेश्चन में पूछी हुई है। जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी उसने एज इट इज यूज में ले ली। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज यूज्ड बाय बोहर। तो बोहर ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज में लिया था, और उसने बिल्कुल यही जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होती है कि इलेक्ट्रॉन अगर लोअर से हायर में जा रहा है तो एनर्जी का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन। लोअर से हायर में आ रहा है तो एमिशन करेगा, और ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, फोटॉन्स की फॉर्म में होगा। तो जो फोटॉन्स की एनर्जी आएगी डेल्टा ई, वो हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी En1 इक्वल टू hν। तो ये इक्वेशन आती है आपके पास। En2 को अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल, और En1 क्या आएगी आपके पास, एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है,
तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आएगी। तो जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था उसके 3 पोस्टुलेट्स थे, एक मैंने इससे पहले लिख दिया था। सेकंड नंबर में क्या आता है कि जो अपवर्ड और इनवर्ड फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे, तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है। जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो जो एनर्जी का अमाउंट कम हुआ है वो किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, फोटोन। लोअर से हायर में जाएगा तो फोटोन का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। तो इसी तरीके से इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल की जो एप्लीकेशंस है या अपन के उसके जो यूजेस हैं उसमें पहला है अपने पास, पहला है कैलकुलेशन ऑफ बोहर्स रेडियस। देखो बोहर्स रेडियस नहीं होती है एक्चुअली में, ऑर्बिटल रेडियस होती है, ऑर्बिटल रेडियस, पर बुक्स में ऐसा लिख दिया जाता है, ठीक है। तो जो रेडियस की कैलकुलेशन करना है अपने को, ठीक है, वो क्या आएगा अपने पास, एक इक्वेशन तो थी mv² इज इक्वल टू kz² kz² अपॉन r। एक इक्वेशन थी mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। देखो जब रेडियस कैलकुलेट करना है ना तो उसके अंदर वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, बहुत बिल्कुल आसान सा, एग्जैक्टली कंपटीशन लेवल पे आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, पर मैं हल्का सा है, बिल्कुल छोटा सा इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो इस वाले का स्क्वायर कर दिया, तो m² v² r² इज इक्वल टू n² h² एंड 4π² आ गया। अब इसको थर्ड नंबर बोल दिया, फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड किया, तो आप ध्यान दें इधर तो आ गया आपके पास mv², इधर आ गया m² v² r² आ गया, इधर आपके पास आ गया kz², और यहाँ पर नीचे r आ गया, ऊपर आपके पास आ गया, ये आ गया n² h², और ये आ गया आपके पास 4π²। आप देखें खास बात क्या है इसके अंदर, ये जो v² और v² है ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजीली, आपके पास r का फॉर्मूला आ जाएगा n² h² 4π² m kz²। आप ध्यान दें ये फॉर्मूला नंबर 1 है रेडियस का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप डायरेक्टली मेमोराइज भी करेंगे, बिल्कुल डायरेक्टली। अगर कंपटीशन लेवल की बात करें तो आपको डायरेक्टली ये याद भी करना है, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है, ये मास इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। के आपके पास जो वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹, ये आपके पास आ जाएगी न्यूटन कूलम स्क्वायर में आ जाएगी, ठीक है। फिर अपन बात करें ई की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगी। जब ये सारी वैल्यूज़ को अपन रखते हैं तो आप ध्यान दें यहाँ पर जो r की वैल्यू आती है, फाइनली जो फॉर्मूला आता है वो आपके पास 0.529 n²/z, और रिजल्ट किस में आ जाएगा a0 में, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी आपको क्या करना है, डायरेक्टली मेमोराइज करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अच्छा एक खास बात और देखो, जो आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही होता है, n की वैल्यू 1 होगी, z की वैल्यू 1 होगी, और अगर CGS में रखें तो k की वैल्यू भी कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। थोड़ा सा यूनिट, F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r², k इज इक्वल टू F r² q1 q2, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। अगर CGS में बात करें तो इसकी जगह डाइन आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कूलम स्क्वायर आ जाता है, और वैल्यू कितनी आती है 1। तो CGS में इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, इसीलिए वो ये कहता है हाइड्रोजन एटम के लिए आप एक फार्मूला और लिख सकते हैं, वो फार्मूला आएगा आपके पास, देखो n हट गया यहाँ से तो h², फिर आपके पास 4π² m, k हट गया, z भी हट गया, e²,
तो आपको खास बात ये कि ये थर्ड नंबर फॉर्मूला, ये डायरेक्टली याद नहीं करना है, इसलिए इसको नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ मैं। ये दो फॉर्मूले आपको मेनली डायरेक्टली याद करने हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4π² m kz², और आर की वैल्यू बड़े इंपॉर्टेंट 0.529 n²/z, और ये रिजल्ट किस में आ जाएगा, a0 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं अपन। रेडियस की अपन ने कैलकुलेशन कर ली, इसके बाद अपन वेलोसिटी की कैलकुलेशन करते हैं। ये आपके पास सेकंड नंबर है, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। तो यहाँ भी यही दो इक्वेशन यूज में लेंगे, mv² इज इक्वल टू क्या था, kz²/r था, एंड mvr इज इक्वल टू क्या था, nh/2π। ये तो और कंपैरेटिवली आसान है भाई, जब वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो r कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, मैंने फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दिया, बिल्कुल आसान सा। तो देखो इधर तो आ गया mv², इधर क्या आ गया, mvr आ गया, इधर क्या आ गया, kz², और r आ गया, ये nh आ गया, और ऊपर क्या चला गया, 2π चला गया। ठीक है, तो आप ध्यान दें कि आपके पास ये m कैंसिल आउट हो गया, एक v से v कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो v इज इक्वल टू, आप ध्यान दें, v इज इक्वल टू क्या आ गया अब आपके पास, 2π kz², और नीचे क्या आ गया आपके पास, nh आ गया। ठीक है, जब इसमें क्या है, k की वैल्यू, e की वैल्यू और h की वैल्यू, पाई और रिमेनिंग रख देते हैं, तो आपके पास जो v आता है वो आता है 2.188 × 10⁶ z/n, और कौन सी यूनिट में आता है, मीटर पर सेकेंड में। तो इसका आप चाहे तो ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये नहीं पूछा जाता, पर रेडियस में ऐसा याद करना है। तो ये फार्मूला नंबर 1 है, तो आपको एग्जैक्टली यही फार्मूला इसके अंदर वेलोसिटी के अंदर याद करना है। ठीक है, ये तो अपने पास आ चुकी थी वेलोसिटी। अब अपन थर्ड नंबर बात करते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। देखो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के लिए अपने को पता है कि जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। सबसे पहले अपन ईजीएस्ट काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें तो हाफ mv², हाफ। अब आप ध्यान दें, mv² की जगह kz²/r रखा जा सकता है, तो kz²/r। तो ये तो आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आप देखें इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होती है, mgh ऐसा कुछ नहीं। अपन ये बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से r इज इक्वल टू r तक, मतलब न्यूक्लियस के ये जैसे ये r डिस्टेंस है, तो इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना होगा वही इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन हो जाएगा, फिर यही F.dr हो जाएगा। F की जगह आप क्या लिखोगे, kz²/r², और ये dr हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन और इसको अपन डेरिवेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी की, इसके बाद मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखें, एक तो फॉर्मूला आया वेलोसिटी का, दूसरा अभी एनर्जी में एक काइनेटिक एनर्जी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है उसको देखते हैं। तो देखें आप, इसके बाद जो यहाँ लिखा था मैंने, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फाइनली फार्मूला क्या आता है, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है -kz²/r, जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी थी -12 kz²/r आ चुकी थी। जब अपन दोनों का सम करेंगे तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस में आई थी, ये माइनस में आई थी, तो ये वैल्यू रखेंगे तो -12 kz²/r। तो आप देखें, सबसे पहली बात तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में केवल साइन का डिफरेंस है, माइनस क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और
यहाँ पर अपन इस वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ये नेगेटिव साइन के साथ में, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, ठीक है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। मैंने वैल्यूज़ रखी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम करेंगे, टोटल एनर्जी ये आ जाएगी। इसको जब अपन लिखेंगे, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो अपने को पता है पॉजिटिव होती है, टोटल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये नेगेटिव आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और ये जो नेगेटिव आना है इसके सिग्निफिकेंस भी है, उसका भी अपन अभी डिस्कशन करेंगे। पहले तो अपन ये बात करते हैं कि जो टोटल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, -12 kz² अपॉन आर। मुझे पता है आर की वैल्यू क्या होती है, n² h² और 4π² m एंड kz²। तो ये आर की वैल्यू मैं जब यहाँ रखूँगा तो टोटल एनर्जी इक्वल टू -1/2। अब आप ध्यान दें kz² और आर की वैल्यू n² h² और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 4π² m एंड kz²। तो जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी, ये 2 कैंसिल आउट हुआ, -2। आप ध्यान दें k² आ गया, z² आ गया, e⁴ आ गया, m आ गया और नीचे क्या आ गया, n² h²। ये भी हालांकि आप इतना याद नहीं करें, आपको जो पता होना चाहिए वो ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में अपन h की वैल्यू, e की वैल्यू, m की वैल्यू और k की वैल्यू जब रख देंगे तो फाइनली जो आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है, टोटल एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को अपन En से लिखेंगे। ये फॉर्मूला आएगा En इज इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला नंबर 1 आपको बिल्कुल ढंग से मेमोराइज करना, ठीक है। इसी को अपन क्या है, जूल में, कैलोरी में अपने को पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 1 जूल इक्वल टू, या ऐसा लिख दें 1 कैलोरी, जो कंपेरेटिवली इजीली याद रहता है, 4.2 या 4.18, ये आपके पास आ जाता है, जूल में आ जाएगा इतनी वैल्यू। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, जूल को कैलोरी में और जूल को अर्ग्स में बदला जा सकता है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को इनमें बदला जा सकता है। पर एक खास बात और, ये जो एनर्जी आ रही है ये पर एटम आ रही है। अगर इसी को -13.6 इंटू Na या 6.02 इंटू 10⁻23 z² n² अगर ये लिखूंगा तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में आ जाएगी। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आएगी उसमें क्या है, Na, एवोगैड्रो नंबर से भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 10⁻23 है, इसके बाद क्या आ जाएगा z² अपॉन n², ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना। हाँ, इसके बाद क्या है, अपन जो बोर्स एटॉमिक मॉडल में रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के फॉर्मूले, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स जनरली पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान से अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, और आप देखें इसमें वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे बनती हैं, क्या है न्यूमेरिकल्स। एक बार मैं क्या है जो फॉर्मूले यूज़ में लेंगे उसको वापस लिख देता हूँ। तो अपन हेडिंग डाल रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल्स ऑन, न्यूमेरिकल्स ऑन रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। तो रेडियस का जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 0.29 n²/0.529 ये A0 में ये फार्मूला याद होना चाहिए। वेलोसिटी का फार्मूला 2.188 इंटू 10⁶ z/n मीटर/सेकंड में याद होना चाहिए। आपको एनर्जी का फार्मूला याद होना चाहिए -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। अब जैसे आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, कैलकुलेट रेडियस ऑफ 4th ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस।
ठीक है। देखो मैं उससे पहले आपको क्लियर कर दूँ, आर का फॉर्मूला 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड और ए नॉट का। जेड क्या होता है? जेड को अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे क्या है, स्पीसीज की बात करें और जेड की बात करें तो आप ध्यान दें, हाइड्रोजन है तो 1 हो गया, हीलियम प्लस इलेक्ट्रॉन एक ही है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है जेड कितने नंबर पे आता है 2, लिथियम प्लस 2 की बात करें तो ये 3 आ जाएगा, सोडियम प्लस 10 की बात करें तो कितने प्रोटॉन होते हैं 11। तो जेड की वैल्यू ऐसे लिखी जाती है, हालांकि आप सभी को पता है पर बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखा गया तो r इज इक्वल टू 0.529 n की वैल्यू 4th ऑर्बिट की बात कर रहा है तो 4 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और z की वैल्यू हीलियम प्लस के लिए 2 आई, ये रिजल्ट a नॉट में आ गया। अगर मान लो रिजल्ट आपको जो भी रिजल्ट आया a नॉट को मीटर में कन्वर्ट करना है तो अपने को पता होना चाहिए 10 की पावर -10 मीटर, ये रिजल्ट। इसी में देखें आप, सेकंड नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज x, देन रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। तो एक सिंपल सी मैथ्स लगाएंगे, बिल्कुल पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही आसान से क्वेश्चन। एक रेडियस गिवन है, दूसरी कैलकुलेट करनी है। मैंने कहा रेडियस ले ली मैंने, हीलियम प्लस की ले ली, कौन सी थर्ड ऑर्बिट की, फिर मैंने रेडियस ले ली ये लिथियम प्लस 2 की, और कौन से ऑर्बिट की, फोर्थ ऑर्बिट की। आप ध्यान दें 0.529 तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई जेड, एन हीलियम प्लस की तो ये 9 बाई हीलियम प्लस का जेड कितना होगा आपके पास 2 आ जाएगा, ये लिथियम प्लस 2 का एन स्क्वायर, एन की वैल्यू कौन से फोर्थ ऑर्बिट है 16 बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये सॉरी ये कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, ये वैल्यू आपको x दे रखी है और ये मेरे को कैलकुलेट करनी है, मैंने y मान ली, y का रिजल्ट x की टर्म में देगा। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो इजीली क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, सिंपली इसको वैल्यूज़ को रखा जाना है। अगर इसको पूरा सॉल्व करना है तो देखो ये आ जाएगा आपके पास 9/2 इंटू 3/16 इज इक्वल टू x अपॉन वाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये कितना आ गया 27 आ गया और 32, तो 27 अपॉन 32 ये आ जाएगा x अपॉन वाई। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 32 अपॉन 27x। ठीक है, बाकी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, मेन ये है एन स्क्वायर बाई जेड की वैल्यूज़ को रखा जाएगा। ठीक है, और देखते हैं अपन आगे। अब अपन वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आप देखो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3। अपने को पता है सॉल्यूशन देखें आप, v इज इक्वल टू 2.188 10⁶ z/n, और यूनिट भी पता होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अप्रॉक्स 2.2 ले लें 10⁶ z। बेरिलियम प्लस 3 के लिए z की वैल्यू 4 आ जाएगी, n भी 4 है, तो ये जो रिजल्ट है ये कैंसिल आउट हो गया, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिल्कुल आसान से। अब अपन देखें इसके अंदर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। एनर्जी अपने को पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ नहीं लिखा हुआ पर एटम है। ठीक, आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। अब आप ध्यान दें, सॉल्यूशन देखें आप भाई, अपने को पता है E n इज इक्वल टू -13.6 z² बाई n²।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6। जेड की वैल्यू हीलियम प्लस के लिए 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। -13.6, ये 1/4 आ गया, तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। और देखें आप क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा, केवल फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखा जाना। मान लो आपसे ये पूछा गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ कार्बन +5। देखो पोटेंशियल एनर्जी का मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, मुझे जो पता है सॉल्यूशन में, मुझे पता है टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। मैं सबसे पहले टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूँगा En, तो ये -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। -13.6 Z की वैल्यू, कार्बन के लिए Z 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, n थर्ड ऑर्बिट हो गई तो 9 आ गया, तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास -13.6 × 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये तो मेरे पास क्या आ गई टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, बस प्लस में 13.6 × 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगी। मेरे से पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई तो इसको यूज़ में लूँगा, तो ये आएगा 2 × टोटल एनर्जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है लेकिन बहुत आसान सा है, आपको पता चलना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना। तो इस तरीके से एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हाइड्रोजन एटम के लिए अपन एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। हाइड्रोजन एटम में जो क्या है कि डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं, उसमें एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, वो देखते हैं अपन। तो आप देखें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो जाता है, तो -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे अपन, तो आप देखें E1 की वैल्यू जो अपने पास आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू जो आपको याद भी करनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 की वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E4 की वैल्यू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनफाइनाइट रख देंगे अपन तो ये 0 आ जाएगी। तो एक खास बात और कि आप इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे। अब देखो विथ साइन की बात करें तो एनर्जी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने पे लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अपन एक कंक्लूजन बोलेंगे, एज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस द टोटल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी, अपने को पता है टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये खास बात है कि अगर न्यूक्लियस से अपन जितना दूर जाएंगे टोटल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप ये देखें कि जो टोटल एनर्जी है En की वैल्यू वो नेगेटिव आ रही है, या पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ रही है, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन किसको, फिजिबिलिटी ऑफ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द attraction between न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस बात को थोड़ा रिवर्स में समझते हैं, अच्छा है समझने के लिए, आप ध्यान देना भाई। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो एनर्जी क्या होती जाएगी, रिलीज होती जाएगी।
तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास में आएगा एनर्जी क्या होगी, कम होगी। या इसका रिवर्स बोल दे, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें कुछ छोटी छोटी और बड़े इंपॉर्टेंट बातें। हाइड्रोजन एटम के लिए जो वैल्यूज़ हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकेंड ऑर्बिट की -3.4, थर्ड ऑर्बिट की -1.5, फोर्थ ऑर्बिट की इतनी, और नो डाउट जीरो, इनफाइनाइट पे ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट का इतना सा मीनिंग है कि ऐसा नहीं है कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर मान लो यहाँ तक थी और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर से जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो उसका मीन्स क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, वहाँ क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है इसलिए वहाँ एनर्जी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो अपन ये कह रहे हैं न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने पे टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन आगे देखते हैं।